हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, लेक्चर पार्ट 2। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ द सेल। एक्चुअली देयर आर सो मैनी पार्ट्स ऑफ अ सेल, है ना, बट हम यहाँ पे बेसिक पार्ट्स की बात करेंगे। स्टैंडर्ड 8th के अकॉर्डिंगली अभी हम सिर्फ बेसिक पार्ट्स की ही बात करने वाले हैं, है ना। सो 3 ऐसे बेसिक पार्ट हैं जो सारे सेल्स में होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane is also known as plasma membrane। तो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। अगर हम किसी एनिमल सेल की बात करें या ह्यूमन सेल की बात करें तो समवॉट स्फेरिकल होता है, इर्रेगुलर होता है, एकदम ऐसा गोला मत बना देना, थोड़ा इर्रेगुलर स्फेरिकल शेप होता है ना। और यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो ये जो आउटर कवरिंग है ना, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ये आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, तो इसका एक फंक्शन तो ये है कि ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। सो बाहर से इसको कवर किया हुआ है, सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। दिस सेल मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस मीन्स हैविंग माइन्यूट होल्स। उसकी वजह से क्या होता है, सेल के बाहर अगर किसी सब्सटेंस को जाना है ना, या सेल के बाहर से किसी सब्सटेंस को अंदर जाना है, तो ये सब्सटेंस का इन एंड आउट फ्रॉम द सेल, है ना, इट इज पॉसिबल बिकॉज दिस सेल मेम्ब्रेन इज पोरस। इसके अंदर माइन्यूट होल्स हैं, इसी वजह से ये पॉसिबल है कि सब्सटेंस अंदर और बाहर जा सकते हैं। हायर क्लासेस में जब आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको सब्सटेंसेस पता चलेगा, कौन से सब्सटेंस अंदर जा रहे हैं, कौन से बाहर जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि सेल को सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना पड़ता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही सेल एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी को हम हमारे लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं, है ना। तो जब तक सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगा। और ये ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है ना, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज पोरस इन नेचर। ठीक है, सो सब्सटेंस का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल इज पॉसिबल बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर। दूसरा क्या काम है सेल मेम्ब्रेन का, अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो सेल के कंटेंट, सेल के अंदर जो भी है वो बाहर आ जाता। ठीक है, तो इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, है ना। एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखता है। अब इसके पास में ये दूसरा सेल है ना, तो इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन है, इस वजह से ये सेपरेट है। ठीक है, तो इट separates one cell from the another, and दूसरा रोल क्या हो गया, it also separates cell from its external environment, है ना। इस सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलो उसको, या एक्सटर्नल एरिया है, इसके बाहर का जो एरिया, उससे सेल को सेपरेट करता है। इट सेपरेट्स cell from its external environment, or you can say the external area,
है ना, सेल के बाहर का जो एरिया है या एनवायरनमेंट है उसको उससे वो सेपरेट करके रखता है। ओके, तो ये तो बात हुई सेल मेम्ब्रेन की। तो एनिमल सेल्स में या ह्यूमन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होता है ना। बट अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, सो प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स में नहीं होती है सेल वॉल। और प्लांट सेल्स जो होते हैं वो समवॉट इरेगुलर रेक्टेंगुलर होते हैं। इरेगुलर रेक्टेंगुलर का मतलब एग्जैक्टली ऐसा रेक्टेंगल मत बना देना, ठीक है, थोड़ा सा इरेगुलर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। जैसे एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स इरेगुलर स्फेरिकल शेप के होते हैं, वैसे ही प्लांट सेल्स समवॉट इरेगुलर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल हो, ह्यूमन सेल हो या एनिमल सेल हो, सब में होती है। ठीक है ना, बट सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज हैं उनमें भी होती हैं, राइट। तो ये इसके बाहर एक और कवरिंग हो गई, इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। So a cell wall is a wall which covers a plant cell outside the cell membrane. ये जो सेल वॉल है ना, वॉल इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये दीवार जैसी ही सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, रिजिड है ना। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ मटीरियल नेम्ड सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये सेल वॉल एक सेल्यूलोज नाम के मटेरियल से बनी है जो बहुत ज्यादा टफ एंड रिजिड है। इसीलिए प्लांट सेल भी टफ एंड रिजिड होते हैं, है ना। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, स्टिफनेस, टफनेस। तो अभी इसका रोल क्या है, एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल्स में क्यों नहीं है सेल वॉल और प्लांट्स में ही क्यों है सेल वॉल, और उसका फंक्शन क्या है। सी, एनिमल सेल्स एंड ह्यूमन सेल्स एनिमल और ह्यूमंस की बॉडी में है ना। एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन मूव, हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, बट प्लांट्स कांट मूव एंड दे हैव टू सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है तो वाटर से कौन बचाएगा भाई उसको, उनको तो वहीं रहना है। ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है, सनलाइट है बहुत स्ट्रॉन्ग, उसमें भी उनको सर्वाइव करना है ना। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना। उसके अलावा एनिमल्स और इंसेक्ट से भी बचना है। ठीक है, कोई बंदर आके बैठ गया, है ना, एनिमल से स्क्रैच कर रहे हैं अपने बॉडी को प्लांट्स की सरफेस के साथ, है ना, ट्रंक के साथ, इंसेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब से कौन बचाएगा भाई उनको, उनको तो वहीं पे रहना है ना, दे कांट मूव। ओके, सो दिस सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ a plant cell and overall a plant. ठीक है, so this is the role of cell wall. It protects plant cell from the harsh climatic conditions in which they have to survive because they can't move. Okay, and why it is very tough and rigid, because it is made up of a material named cellulose, which is also tough and rigid in nature. Okay, अब नेक्स्ट जो हमारा बेसिक पार्ट ऑफ द सेल है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां होता है,
ना, अगर एनिमल या ह्यूमन सेल की बात करें हम, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहां पे एक लिक्विड या यूं कहें फ्लूइड, है ना, एक ही बात है, भरा हुआ होता है यहां पे बीच में, उसे ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। सो इट इज अ लिक्विड और अ फ्लूइड filled between the cell membrane and the nucleus, है ना। It is actually made up of a jelly like material, है ना। ये मटेरियल कैसा होता है, जेली जैसा होता है ना, उसका बना होता है ये। अब इस साइटोप्लाज्म का रोल क्या है? सेल के, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि और भी कई सारे पार्ट्स हैं जिनकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। वो सारे पार्ट्स कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में, यहां पे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कुछ पार्ट्स होते हैं, और ये जो पार्ट्स है ना जो साइटोप्लाज्म में हैं, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना। इन सारे पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल सस्पेंडेड इन, और यू कैन से लाई इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म में ही ये सेल के सारे पार्ट्स, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ये होते हैं, और इन सब का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना। जैसे कुछ एग्जांपल दे देता हूं, इन सेल ऑर्गेनल्स के नाम है अलग अलग, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ओके, देन वैक्यूल्स, है ना। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, है ना। और ये कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, विच इज अ लिक्विड और अ फ्लूइड, है ना। और इसका टेक्सचर कैसा होता है? इट इज अ जेली लाइक मटीरियल, राइट। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस। द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो ये जो सेल का सेंट्रल पार्ट है, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। सो न्यूक्लियस वर्ड का मीनिंग ही यही होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि सेल की जितनी भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ को कैसे करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन और ये डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं? न्यूक्लियस में, है ना। सारा जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर होता है, वो अभी बताता हूँ आपको, है ना। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर ये जो है ना, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना। सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसको हमने कहा सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। सो इट कवर्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म में मिक्स होने से बचाता है। इट सेपरेट्स द सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, फ्रॉम गेटिंग मिक्स्ड विद द सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसको मिक्स होने से रोकता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की तरह ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस है ना। इट मींस हैविंग माइन्यूट होल्स,
तो न्यूक्लियस से बाहर सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्म से कुछ सब्सटेंस न्यूक्लियस में एंटर हो सकते हैं बिकॉज इट इज पोरस। ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, यहां पे जो फ्लूइड है ना, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इट इज अ फ्लूइड और अ लिक्विड। तो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर का लिक्विड यहां जो होता है इसे क्या बोलते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये टोटल मिला के इस सेल का फ्लूइड कंटेंट हो गया, है ना। साइटोप्लाज्म भी फ्लूइड है, लिक्विड है, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर वो भी लिक्विड और फ्लूइड है। तो पूरे सेल का लिक्विड कंटेंट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को, दोनों को एक साथ मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। द टोटल फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल इज नोन एज, है ना, फ्लूइड कंटेंट भी बोल सकते हैं और लिविंग कंटेंट भी है ये, है ना, लिविंग कंटेंट, है ना, क्योंकि इसी के अंदर सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। सो द टोटल फ्लूइड कंटेंट और द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इस सेल के अंदर का जितना भी लिक्विड या फ्लूइड कंटेंट है या लिविंग कंटेंट है उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस मींस ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस के अंदर का जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, राइट। अब ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अभी न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, है ना, कुछ स्फेरिकल बॉडी हैं। इन स्फेरिकल बॉडी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, है ना। और इनके अलावा न्यूक्लियोलस के अलावा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन अभी 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों को डिटेल में इतना है ही नहीं पढ़ना है आप लोगों को। सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जैसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलस के साथ साथ कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अभी ये क्रोमोसोम्स हर समय दिखाई नहीं देते हैं, है ना। ये कब दिखाई देते हैं, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है ना, सेल्स आपस में डिवाइड होते हैं तो 1 के 2 बनते हैं, 2 के 4 बनते हैं, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, अल्टीमेटली द बॉडी। ये फ्लोचार्ट मैंने बताया था पार्ट 1 में, है ना। सो जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तभी ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स का रोल क्या है, इन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। अब ये जीन्स क्या है भाई, इन जीन्स में हमारे इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना। सो दीज जीन्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस क्या है ना, द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से जनरेशन बाय जनरेशन ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग का मतलब द नेक्स्ट जनरेशन, पिताजी का बच्चा,
है ना, दादाजी, पिताजी, पिताजी का बच्चा, है ना, यानी कि हम। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स पास ऑन होते जाते हैं, इसे ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इस इनहेरिटेंस की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होती है? जीन्स में। और ये जीन्स है कहां? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहां है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहां है? सेल में। ठीक है, इसीलिए जीन्स को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। जीन्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि इसी में इनहेरिटेंस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। राइट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब हर तरह के सेल में या हर तरह के ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के न्यूक्लियस ऐसे ही वेल डेवलप्ड हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो न्यूक्लियस के टाइप के बेसिस पे भी हम सेल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। On the basis of types of nucleus, cells can be classified into prokaryotic and यूकैरियोटिक, है ना। तो न्यूक्लियस के टाइप के बेसिस पे सेल को हम डिवाइड कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, है ना। तो पुराने से मतलब है जब ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा था या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो इनिशियली जो सेल्स थे ना, उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था। अभी भी है, अभी भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है ना। उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। अभी इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, इसका मतलब क्या है? वेल डेवलप्ड नहीं है का मतलब है कि उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग है ना। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं इनके अंदर जिनकी भी मेम्ब्रेन मिसिंग हो सकती है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना, साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, उनके ऊपर की मेम्ब्रेन भी मिसिंग हो सकती है। तो इस तरह के सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जिन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ओके। यूकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, इनका न्यूक्लियस वेरी वेल डेवलप्ड होता है। जैसे कि हम, तो हमारी बॉडी के सेल्स वेल डेवलप्ड हैं। सो वी आर यूकैरियोट्स, ओके। सो एग्जांपल में यहां पे हो गया ह्यूमन। प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या हो गया? ऑल द बैक्टीरियास। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट। सो इनमें
इनके सेल्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक सेल्स वाले हैं, यूकैरियोट्स हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तो हमारी बॉडी के सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारी बॉडी के सेल्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। इनका नहीं होता, तो जिनका नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स, और जिनका है उन्हें उन सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स। ओके, ये भी एग्जाम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है ना? हमारे स्टैंडर्ड 8th के लेवल के अकॉर्डिंगली 3-4 पॉइंट्स ही हमें डिस्कस करने हैं, ज़्यादा डिफरेंस डिस्कस करने नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल का, एनिमल का मतलब सिर्फ जानवर नहीं है, एनिमल्स में हम भी आते हैं, है ना? हमारी जो स्पीशी है ना होमो सैपियंस, मैमल्स, वो भी एनिमेलिया कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो जब भी मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ह्यूमंस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, है ना? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखो पहले तो अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एनिमल सेल स्फेरिकल होते हैं और प्लांट सेल समवॉट रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है? एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल में जरूरी नहीं है सेंटर में हो, कॉर्नर में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, प्रोटेक्शन है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है? तो ये एक पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। पहला तो शेप के बारे में लिख सकते हो, स्फेरिकल रेक्टेंगुलर, है ना? देयर इज नो सेल वॉल इन प्लांट सेल, देयर इज सेल वॉल, है ना? सेकेंड थिंग, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? इनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, है ना? इनका काम होता है स्टोरेज, ठीक है? सो ये अलग अलग तरह के सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। इनफैक्ट इतने बड़े होते हैं वैक्यूल कि 50 से 90% तक का सेल का एरिया भी वो कवर कर सकते हैं, है ना? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लांट सेल्स को ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, है ना? इसीलिए वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो, स्मॉल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, ठीक है? अब प्लांट सेल्स में, क्योंकि प्लांट सेल्स को फोटोसिंथेसिस करना है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल, है ना? विच इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, है ना? जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है, ये प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म में होते हैं और ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, है ना? सो ये है क्या एक्चुअली? ये मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग पार्ट्स हैं सेल के, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। और ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसे हम बोलते हैं
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो ये एक्चुअली ये जनरल वर्ड इन सेल ऑर्गेनल्स के लिए है प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स बोलते हैं इनको। और प्लास्टिड्स में भी दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर प्लास्टिड्स हैं, यानी इनमें कोई ना कोई कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। अब ये जो कलर्ड प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट, इसमें अगर ग्रीन कलर का प्लास्टिड है तो उसे हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरो वर्ड किसके लिए आया है? क्लोरोफिल के लिए, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, इसीलिए ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इनका फंक्शन क्या है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है तो यहां पे सेल का खाना बनता है भाई, यहां पे फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, है ना। प्लांट सेल की रसोई है भाई, इसी के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस भी यहीं होता है। तो ये एक लास्ट डिफरेंस हो गया, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विच इज नथिंग बट अ प्लास्टिड। ओके, सेल ऑर्गेनल है एक तरह का, ग्रीन सेल ऑर्गेनल है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन इसीलिए है, और क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो यहीं पे भाई इस चैप्टर की थ्योरी आपकी फिनिश हो जाती है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।